नमस्कार दोस्तों, एडुटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का है। तो यह जो पेज आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इसे हम एक बार पढ़कर देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो विभिन्न विद्वानों में से किसी ने इसे संविधान की जन्म कुंडली कहा है, किसे की नोट्स कहा है, कुंजी नोट्स कहा है, या फिर इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। तो इसके बारे में ये बातें क्यों हुई? पहली बात तो ये कि जब हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान का संपूर्ण निचोड़ यानी कि संविधान में क्या क्या निहित है वो सभी कुछ इस प्रस्तावना में दे रखा है। संविधान के क्या उद्देश्य हैं, क्या संविधान को स्थापित करना है और संविधान कब लागू हुआ, इसकी तिथि के बारे में भी यह जानकारी देती है। यह हमें बताती है कि जो संविधान है उसकी शक्ति का स्रोत क्या है। तो इसकी जो शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, ये शब्द केवल एक वाक्य नहीं है, ये 140 करोड़ की भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? हम भारत के लोग शब्दों से, यानी कि भारत के लोग ही संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं। फिर इसमें बताया गया है भारत की प्रकृति कैसी होगी। यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा तथा इसमें 3 प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। और समता के बारे में बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता के बारे में। तो आइए हम इन शब्दों को, एक एक शब्द को खोलकर पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना का आरंभ जिन शब्दों से होता है वे तो हैं हम भारत के लोग। लेकिन लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ क्या है? लौकिक का अर्थ लोगों से संबंधित, और सार्वभौमिकता जो सब पर समान रूप से लागू हो, यानी कि जो हम भारत के लोग हैं ये सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो भी नियम कानून कायदे बनाए जाएंगे वो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होंगे। यही लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ है। यानी कि किसी विशेष व्यक्तियों ने भारतीय संविधान को शक्ति नहीं दी है, सभी भारतीयों ने भारतीय संविधान को शक्ति दी है। फिर एक क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में ध्यान देते हैं कि 13 दिसंबर 1940, यह डेट इंपॉर्टेंट है। इस दिन पंडित नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। तो संविधान सभा द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव को पास कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। और इसे पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1940 को। इसी का संशोधित रूप भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। तो हम प्रस्तावना के बारे में देखते हैं। प्रस्तावना हमें 4 चीजों के बारे में जानकारी देती है। एक तो इसके अधिकार का स्रोत, इसे अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी कि भारतीय संविधान को शक्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है, जो इसमें शुरुआत में लिखा है हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोगों द्वारा इसे शक्तियां प्राप्त हुई है। फिर यह भारत की प्रकृति के बारे में बात करती है कि भारत कैसा राज्य होगा? एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था वाला राज्य होगा। फिर यह संविधान के उद्देश्यों के बारे में बताता है कि न्याय स्थापित करना है, यहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करनी है, समता बनाकर रखनी है और बंधुत्व यानी कि भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना है। फिर इसके लागू होने की तिथि के बारे में जानकारी देती है, यानी कि संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान का कुछ भाग लागू कर दिया गया था और बाकी का भाग 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो हमें क्या क्या पता चलता है संविधान से, संविधान की प्रस्तावना से? अधिकार का स्रोत,
यानी कि हम भारत के लोग, भारत की प्रकृति, भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था वाला राज्य होगा। संविधान के उद्देश्यों के बारे में बताती है कि संविधान को न्याय स्थापित करना है, स्वतंत्रता यहाँ के नागरिकों को प्रदान करनी है, समता और बंधुत्व भाईचारे की भावना को बढ़ाना है, और चौथा इसकी लागू होने की तिथि। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पर शब्दों का क्रम पूछा गया है। तो क्रम यही है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था वाला राज्य होगा। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो सही बैठता है, हम देखते हैं। गणतंत्र जनवादी, जनवादी का अर्थ लोकतांत्रिक ही है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, तो यह शब्द सबसे पहले आना चाहिए। सार्वभौम सत्ता संपन्न का अर्थ है संप्रभु राज्य, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो सबसे पहले इस ऑप्शन में भी सार्वभौम सत्ता संपन्न पहले है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी के बाद आना है। तो यहाँ पर भी पहले है, तो सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर भी इन शब्दों का क्रम पूछा गया है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सार्वभौम, सी पहले नंबर पर आएगा। फिर समाजवादी दूसरे नंबर पर आएगा। फिर धर्मनिरपेक्ष तीसरे नंबर पर आएगा, और चौथे नंबर पर प्रजातांत्रिक। तो सी, ए, डी, बी, तो यह ऑप्शन नंबर ए में सही है। तो क्वेश्चन कराने का अर्थ यही है कि प्रस्तावना से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये हमें पता लग जाए। अब प्रस्तावना में दिए गए शब्दों को विस्तार से समझते हैं। इसमें राज्य की प्रकृति बताई गई है कि राज्य संप्रभु होगा और समाजवादी होगा। तो संप्रभुता का अर्थ क्या है? भारत न तो किसी पर निर्भर है और न ही किसी का डोमिनियन है, यानी कि किसी भी राज्य का अधिराज्य नहीं है। अपने सारे के सारे आंतरिक और बाहरी फैसले स्वयं ले सकता है, यानी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका फैसला भारत की चुनी हुई सरकार या भारत की जनता के प्रतिनिधि ही करेंगे, कोई अन्य राष्ट्र नहीं करेगा। तो 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभुता को सीमित नहीं करती। जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी 1949 में, यह मात्र राष्ट्रमंडल का सदस्य है, न कि राष्ट्रमंडल इस पर हावी हो सकता है। तो संप्रभुता का अर्थ क्या है? भारत अपने फैसले स्वयं ले सकता है, इस पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। समाजवादी एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज यानी कि सरकार का अधिकार होता है। लेकिन भारत समाजवाद दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साम्यवादी समाजवाद, और दूसरा होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो ये साम्यवादी समाजवाद है, इसे 1985 से पहले का चीन मान सकते हैं, जिसमें उत्पादन के संपूर्ण संसाधनों पर सरकार का हिस्सा होता है, यानी कि जितनी भी कंपनियां चलेंगी, जो भी कुछ बिजनेस होगा देश में, वो सभी सरकार के अंतर्गत होता है। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी कि कुछ संसाधन सरकार के अंडर में होंगे और कुछ पब्लिक या जनता के हाथों में होंगे, यानी कि यहाँ पर प्राइवेट एग्जिस्टेंस भी हो सकती है सरकार के एग्जिस्टेंस के साथ साथ। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विभाग ले लेती है और बाकी सब चीजें जनता या पब्लिक के लिए छोड़ देती है कि वे भी बिजनेस कर सकते हैं। तो समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। यह पहले नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्निहित था। लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी। तो भारत में जो लोक समाजवाद का स्वरूप है वो क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी कि यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। मार्क्सवाद क्या? ये जो साम्यवादी समाजवाद है इसका मार्क्सवाद का चरम रूप है, और गांधीवाद यानी कि जनता या यहाँ के प्राइवेट लोग भी बिजनेस कर सकते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति यानी कि वास्तविक स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र था, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द है यह बाद में जोड़ा गया, और धर्मनिरपेक्ष नहीं है संविधान सभा में, इसमें प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष है।
लेकिन अर्थ यही है। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी भी बाद में जोड़ा गया। तो यह भी 26 जनवरी 1950 को नहीं था, यह भी नहीं था, और यह अधूरी जानकारी दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही स्थिति संविधान की प्रस्तावना की थी 26 जनवरी 1950 को। ये शब्द बाद में जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष और समाजवादी। पर एक प्रश्न और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है, लोक कल्याण के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राज्य की प्रकृति में हमने देखा संप्रभु और समाजवादी। अब धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। धर्मनिरपेक्ष से आशय राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और उन्हें समान समर्थन प्राप्त होगा। कोई एक धर्म राज्य का धर्म नहीं होगा। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष के रूप में है। इनके प्रस्तावना में क्या लिखा है? धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा है, पंथ निरपेक्ष लिखा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा शासन, यानी कि सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में है? सर्वोच्च फैसले कौन करेगा? जनता करेगी। लेकिन जो भारत का स्वरूप है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका अर्थ यही है कि जनता सीधे फैसले नहीं लेती, जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जैसे एमपी और एमएलए भेजती है और यही फैसले करते हैं राज्य के लिए, देश के लिए। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के हाथों में सर्वोच्च शक्ति होती है। अब अंबेडकर महोदय ने कुछ कहा है, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र, स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व की त्रयी न हो। यानी कि स्वाधीनता आवश्यकता होती है, समानता और भाईचारे की, ये जो तीन चीजें होती हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं किसी भी लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र बनने में। फिर भारत एक गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक राज्य है। तो जो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था होती है उसके दो वर्ग होते हैं, एक तो राजशाही और दूसरा गणतंत्र। राजशाही में जो राज्य का प्रधान होता है, जो प्रमुख होता है, वो वंशानुगत आधार पर पद पर बैठता है, जैसे राजा रानी। उत्तराधिकार के माध्यम से ही वह पद पर आता है, जैसे ब्रिटेन में आते हैं। दूसरी है गणतंत्र, यानी कि जो राज्य का मुखिया होता है, प्रमुख होता है, हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे भारत और अमेरिका में आता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है जो वहां का मुखिया है, और भारत में भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से एमपी एमएलए द्वारा चुना जाता है। प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस रूप में घोषित किया गया है? तो यह एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। भारत के अर्थ में देखें तो भारत का राष्ट्रपति है 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राजनीतिक संप्रभुता लोगों के हाथों में होती है, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है, सभी सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के खुले होते हैं। अब संविधान का उद्देश्य है न्याय स्थापित करना। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय के अंतर्गत रंग, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा, यानी कि विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय, आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, संपदा और आय संपत्ति की असमानताओं को दूर करना ही इसका लक्ष्य है। यानी कि किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि तू गरीब है इसलिए तुझे वोट का अधिकार नहीं है। संपदा और आय संपत्ति के आधार पर असमानता नहीं होगी, सभी को वोट करने का बराबर अधिकार है, बल्कि राजनीतिक जितने भी अधिकार हैं सभी के बराबर हैं, चाहे वो कोई एक आम आदमी हो या एक बड़ा नेता या फिर कोई करोड़पति उद्योगपति हो। राजनीतिक न्याय, हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार, दफ्तरों में प्रवेश और सरकार तक पहुंचने का अधिकार है। राजनीतिक न्याय का अर्थ यह है कि इस पर कोई पाबंदी नहीं है, कौन एमपी का इलेक्शन लड़ सकता है,
कौन एमएलए का इलेक्शन लड़ सकता है या कौन राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में एक आयु सीमा पूरी करने के बाद सभी लोग इनमें हिस्सा ले सकते हैं, सरकारी दफ्तरों में प्रवेश पा सकते हैं और सरकार द्वारा जारी की गई सभी सुविधाओं का आनंद बराबरी से उठा सकते हैं। यही राजनीतिक न्याय की परिभाषा है। तो इसमें भी कुछ प्रश्न देखते हैं हम। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक, धार्मिक, धार्मिक न्याय नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक भी नहीं है। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। तो जो न्याय है ये 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। यह बात याद रखने योग्य है कि जो न्याय है, जो संविधान की प्रस्तावना में न्याय लिए गए हैं, ये कहाँ से प्रेरित है? तो रूस की क्रांति से, जो 1917 में हुई थी। फिर स्वतंत्रता, लिबर्टी, किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति, यानी कि जो वे करना चाहते हैं उन्हें करने दिया जाए, उनकी गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक न हो। लेकिन इसके लिए सरकार ने निश्चित पाबंदी भी लगा रखी है कि ये नहीं कि किसी का मन करे डायनामाइट बनाने का मन करे और वो डायनामाइट बनाने लगे। स्वतंत्रता उसी हद तक प्रदान की गई है जब तक वो किसी अन्य की स्वतंत्रता को बाधित न करे। तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है: विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि आप किसी भी प्रकार के विचार रख सकते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन आपके मन के विचार ऐसे नहीं होने चाहिए कि किसी को गाली देना और आप उन्हें अभिव्यक्त करने के बाद बोले कि मैंने तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। ध्यान रहे, किसी और की स्वतंत्रता बाधित न हो। तो आप गालियों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हैं और किसी की भी उपासना कर सकते हैं। इन सभी चीजों की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दी गई है। और यह कहाँ से प्रेरित है? तो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। स्वतंत्रता का अर्थ कुछ भी करने का लाइसेंस नहीं है, यह संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही इस्तेमाल की जा सकती है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता का वर्णन है, विचार प्रकट करने की यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है, विश्वास की स्वतंत्रता का वर्णन है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। अब समता और बंधुत्व, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द हैं। समता का अर्थ है विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना भेदभाव के समान अवसर। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि वंचित वर्गों को संविधान में कुछ आरक्षण प्रदान किया गया है। इसे आप इस बात से देख सकते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की हाइट है 6 फीट और दूसरे व्यक्ति की हाइट है 5 फीट, और 7 फीट ऊपर कोई पुस्तक रखी है। यदि दोनों से इस पुस्तक को उतारने के लिए कहा जाए तो 6 फीट वाला पुस्तक को आसानी से उतार कर दे सकता है, लेकिन 5 फीट वाले का हाथ नहीं जाएगा। तो 5 फीट वाले को एक छोटा सा स्टूल दे दिया जाएगा जिससे ये इसकी बराबरी के अवसर प्राप्त कर सके। इसी सिद्धांत को अपनाते हुए जो वंचित वर्ग हैं उन्हें भारतीय संविधान में कुछ आरक्षण प्रदान किया गया है कि ये भी इनकी बराबर आ सके पहले, और फिर बराबरी का मुकाबला संपन्न किया जा सके। तो प्रस्तावना प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करती है, जिसके प्रावधान मौलिक अधिकारों में 14 से 18 तक दिए गए हैं। बंधुत्व होता है भाईचारे की भावना। और भाईचारा कैसे प्रदान किया जाएगा? सोचिए, यदि सभी राज्य अलग अलग नागरिकता प्रदान करें तो कोई हरियाणा का नागरिक होगा, कोई यूपी का नागरिक होगा, कोई एमपी का नागरिक होगा। इससे भाईचारे की भावना बाधित होती है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी कि राज्य के लिए सभी लोग भारतीय हैं। यहाँ पर भाईचारे की भावना को महत्व मिलता है। ऐसे ही मौलिक कर्तव्यों में भी इसे प्रोत्साहित किया गया है। तो भारतीय संविधान का जो उद्देश्य होगा वो बंधुत्व या भाईचारे की भावना को बढ़ाना भी होगा। इसमें सभी व्यक्ति का सम्मान निहित है और देश की एकता और अखंडता। अखंडता जो शब्द है यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया। तो 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो ये सभी तीनों शब्द महत्वपूर्ण हैं जो कब जोड़े गए?
42वें संविधान संशोधन में 1976 में। तो ये याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में किन किन शब्दों को लेकर हुआ? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को लेकर। प्रस्तावना का महत्व या विभिन्न विद्वानों के इसे लेकर क्या विचार हैं? तो के एम मुंशी ने कहा है कि हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली क्यों कहा गया है? क्योंकि यह संविधान की संपूर्ण जानकारी देती है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा, कुंजी और आभूषण कहा। अर्नेस्ट बेकर ने संविधान का कुंजी नोट कहा, यानी कि की नोट्स। जितने भी की पॉइंट है संविधान के वे इसमें दिए गए हैं। एम हिदायतुल्लाह ने यह अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है और बल्कि यह हमारे संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो प्रस्तावना के कानूनी प्रभाव के संदर्भ में दो तथ्य अत्यंत उल्लेखनीय हैं। विधायिका पर इसका क्या प्रभाव होगा? प्रस्तावना न तो विधायिका यानी कि संसद की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला साधन है। यानी कि नहीं तो इससे शक्तियां ले सकती है विधायिका और नहीं विधायिका पर रोक लगा सकती है। न्याय योग्यता, तो यह गैर न्यायिक है, यानी कि इसके आधार पर कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसके प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो इसकी व्यवस्थाएं हैं इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो फिर इसका क्या महत्व है? इसका महत्व इतना ही है कि यह बताती है कि संविधान की जो विचारधारा है वह क्या है। बाकी इसकी विचारधारा को लागू करने के लिए संविधान में अलग से प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यह लागू नहीं किया जा सकता। विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह लागू नहीं की जा सकती। संविधान में दिया गया अमुक, संविधान में दिया गया अमुक, अमुक का अर्थ क्या है? यही प्रस्तावना न्यायालय में लागू नहीं होता है, यह बात सही है। महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता है, ये भी बात सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, ये भी सही है। और संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ये भी बात सही है। तो ये प्रश्न नहीं है, ये सभी बात आमुख के बारे में सही दी गई है। आमुख क्या है? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इस पर विभिन्न केस गए सुप्रीम कोर्ट में, उसके क्या क्या फैसले आए देखते हैं। 1960 का बेरोवाड़ी मामला था जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना है वह संविधान का हिस्सा नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किए जा सकते। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती मामले ने पिछले अपने जो फैसला था उसे बदल दिया और कहा कि संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रस्तावना और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मौलिक ढांचे में बिना किसी परिवर्तन के इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। 1995 में LIC ऑफ इंडिया मामला आया था, इसमें पुनः यही बात कही गई कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो केशवानंद भारती ने कहा है, केशवानंद भारती मामले में जो फैसला आया उसमें कहा गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो मूल प्रस्तावना और 42वां संविधान संशोधन, नए शब्द क्या जुड़े इसमें? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और ये सभी क्या है इसके मूल ढांचे। एक प्रश्न और देखते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो बेरुबारी में नहीं किया, के गोपालन में नहीं किया, प्रिवी पर्स विवाद में नहीं किया, केशवानंद भारती में कहा कि यह भारतीय संविधान का अभिन्न हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो हमने इस क्लास में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में विस्तार से पढ़ा, इसके एक एक शब्द को देखा। यदि आप इससे संबंधित एक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेक्स्ट का लिंक मिलेगा, वहां से लिंक पर क्लिक करके आप टेस्ट लगा सकते हैं।